हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में अभी पढ़ते हैं क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, बरसात, वायकोम और बारदोली के बारे में अपन देख चुके हैं। अब देखते हैं हम साथ ही साथ देखें क्या, क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण। क्या देखें, क्रांतिकारी आंदोलनों का द्वितीय चरण देख चुके हैं। अब वापस से अपने टॉपिक में आते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं क्या, साइमन कमीशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, साइमन कमीशन, जिसका गठन कब हुआ है 1927 में। गठन कब हुआ है 1927 में गठन हुआ किसका, साइमन कमीशन का। ठीक है, इसकी कहानी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, 1919 में क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। और उस अधिनियम में एक बात कही गई थी, क्या, कि इस अधिनियम के आने के 10 साल पश्चात, इस अधिनियम के आने के 10 साल पश्चात एक समिति आएगी, एक टीम आएगी जो भारत में इस बात का निर्णय करेगी, इस बात की समीक्षा करेगी कि उत्तरदायी शासन की दिशा में भारत ने कहां तक प्रगति की है। ठीक है, उत्तरदायी शासन की दिशा में भारत की स्थिति क्या है, कहां तक भारत ने प्रगति की है, इस बात की समीक्षा के लिए 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया है क्या, कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक टीम आएगी, एक समिति आएगी जो इस बात की समीक्षा करेगी कि उत्तरदायी शासन की दिशा में भारत कहां तक प्रगति कर चुका है। ठीक है, लेकिन इस समय क्या होना है, ब्रिटेन में चुनाव, इस समय क्या होने वाला है, ब्रिटेन में चुनाव। इसीलिए 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में ही इस समिति का गठन कर दिया गया है, क्योंकि इस समय यहां पर चुनाव होने वाले हैं। इस कारण 10 साल के पहले ही, 2 साल पहले ही 1927 में एक कमीशन का गठन कर दिया गया। उस कमीशन को हम लोग क्या बोले हैं, साइमन कमीशन बोले। क्या बोले हैं, साइमन कमीशन, क्योंकि इस समिति के जो अध्यक्ष है कौन है, जॉन साइमन थे। कौन थे, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसी कारण इस कमेटी को क्या बोला गया है, साइमन कमीशन बोला है। क्या बोला गया है, साइमन कमीशन कहा गया है, क्योंकि इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन थे। कौन थे, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ध्यान देना, इस कमीशन में या इस समिति में कुल 7 मेंबर है। कुल कितने मेंबर है, कुल 7 मेंबर है। 7 सदस्यीय समिति बनी है, जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल 7 मेंबर हैं और उस 7 मेंबर्स में कोई भी भारतीय नहीं है, सभी के सभी क्या है, यूरोपीय है। इसी कारण इस कमीशन को क्या बोला गया है, श्वेत कमीशन भी कहा गया है। क्या बोला गया है, श्वेत कमीशन, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, सभी के सभी क्या है, यूरोपियन है। इसी कारण क्या बोला गया है, इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। और भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है, इस कारण से पूरे देश भर में इस साइमन कमीशन का विरोध होगा। साइमन गो बैक के नारे लगने वाले हैं। जहां जहां भी कमीशन जाएगा वहां पर हड़तालें होंगी, बहिष्कार होगा और देशव्यापी जुलूस का आयोजन होगा। मतलब इस साइमन कमीशन को पूरी तरीके से भारतीय जनता ने क्या कर दिया है, नकार दिया है। और जहां पर भी ये साइमन कमीशन गया है वहां पर क्या हुआ है, हड़ताल हुए, जुलूस निकाले गए हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए हर जगह पर, जहां पर भी कमीशन गया वहां पर उनका बहिष्कार किया गया है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं क्या, कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे। ठीक है, उन पर लाठीचार्ज किया गया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उनसे ही अंग्रेजों से बदलने के लिए कौन सा हुआ था, सांडर सत्याग्रह हुआ था। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। सांडर सत्याग्रह किसने किया था, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब रिपीट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा एक बार कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किन के नेतृत्व में हुआ था। कौन थे लाहौर में, लाला लाजपत राय जी। कौन थे, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की हर एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर आखिरी कील साबित हुई। किसने बोला है, लाला लाजपत राय जी ने बोला, जब उन पर लाठी चार्ज किया गया था। कहां पर, लाहौर में। किसने करवाया था, जेम्स ए स्कॉट जी। किसने करा था, जेम्स ए स्कॉट ने उन पर लाठी चार्ज करा था लाहौर पे। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किन के लीडरशिप में हुआ था। कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं और गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। कौन कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी और गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, ध्यान देना एक महत्वपूर्ण पॉइंट, साइमन कमीशन का आगमन भारत में 2 बार हुआ है। इस कमीशन का, साइमन कमीशन का आगमन भारत में 2 बार हुआ है। कब हुआ है, फरवरी 1928 में। ठीक है, पहली बार ये कमीशन कब आया था, 1928 में। फरवरी 1928 से लेकर मार्च 1928 तक साइमन कमीशन भारत में रहा है।
समिति का गठन कब हुआ है? 1927 में। गठन कब हुआ है? 1927 में। जबकि आगमन कब हुआ था? फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में इस कमीशन का पहली बार भारत आगमन हुआ था। फरवरी से लेकर मार्च तक ये कमीशन भारत में रहा है। बाद में यहां से वापस चला गया, यहां से वापस चला गया है। और दूसरी बार कब आया है? अक्टूबर 1928 से लेकर अप्रैल 1929 तक साइमन कमीशन भारत में रहा है। अब अक्टूबर 1928 से लेकर अप्रैल 1929 तक साइमन कमीशन भारत में रहा है। मतलब क्या है? 2 बार इनका आगमन हुआ है भारत में। 2 बार इनका आगमन हुआ है भारत में। अब ध्यान देना, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अपॉइंट किया है। इन्हें अपॉइंट किया है क्या? कि आप लोग बताइए कि उत्तर दक्षिण की दिशा में कितना आगे बढ़ा है भारत। अब जब इनका विरोध हो रहा है, तो कुछ ना कुछ भारतीय के बारे में निगेटिव रिमार्क्स देंगे। साइमन कमीशन है, निगेटिव रिमार्क्स देने वाला है, क्योंकि भारतीयों ने इनका हर जगह विरोध किया है, इनके खिलाफ नारे लगाए हैं। ठीक है, और जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसी के आधार पर क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन क्या होने वाला है? गोलमेज सम्मेलन होने वाला है। गोलमेज सम्मेलन होने वाला, जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को आधार मानकर ही अब ब्रिटेन में क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन। ध्यान देना, 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा? अब गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, उस पढ़ेंगे कि गोलमेज सम्मेलन है क्या, कौन कौन भारतीय की तरफ से पार्टिसिपेट करने वहां पर गए हैं, इस बारे में अपन देखेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या, कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किया गया है, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्लियर है? ये खत्म होता है क्या आपका साइमन कमीशन? साइमन कमीशन आपका खत्म होता है। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है। ठीक है, यहां पर कौन है? उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या है? यहां पर मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बात हो रही है, ना कि जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। क्लियर है? एक बात आप लोग अभी से गांठ बांध लीजिए। ठीक है, यहां पर कि यहां पर मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बात हो रही है। अब ध्यान देना, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय मौजूद नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार से या भारत सचिव से प्रश्न पूछा गया कि क्यों इस कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, तब उन्होंने एक बात कही। भारत सचिव ने एक बात कही क्या, कि भारतीयों के मध्य आपस में ही यूनिटी नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है कि उन्हें इस कमीशन में शामिल किया जाए, ऐसा भारत सचिव ने बयान दिया। ठीक है, तब इनकी बातों का भारत ने भारी विरोध हुआ है, उनकी बातों का भारत ने भारी विरोध हुआ है। अभी भारत सचिव कौन है? बर्कनहेड। कौन है? बर्कनहेड जी के यहाँ भी भारत सचिव हैं, और उनकी जो बात है भारतीयों को बुरी लगी है, तब भारतीयों ने उनका विरोध किया। जब विरोध किया तब बर्कनहेड क्या है? चिढ़ गए हैं, और उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया। क्या कि आप लोग, ठीक है, अगर आप में इतना हिम्मत है तो आप लोग एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जिसमें भारत के सभी दल क्या है, उससे सहमति रखते हो, सबके सब तैयार हो। उस संविधान के लिए सभी के सभी दल उस समय तैयार हो। यह चुनौती बर्कनहेड ने भारतीयों को दी है कि आप भारतीय, ठीक है, अगर आप इतना विरोध कर रहे हो तो चलिए आप ही एक संविधान बनाइए, और संविधान ऐसा होना चाहिए कि भारत के सभी दल उस संविधान को स्वीकार करें। ध्यान देना, अभी कांग्रेस एक दल है, मुस्लिम एक दल है, और बहुत छोटे छोटे दल बन चुके हैं भारत में, अलग अलग छोटे छोटे दल बन चुके हैं, और इन सब के मध्य क्या है? सहमति नहीं है। और यही कारण दिया गया है बर्कनहेड के द्वारा क्या, कि इसी कारण से ही भारतीयों को इस साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, और उन्होंने अब भारतीयों को चैलेंज कर दिया गया कि आप एक संविधान बनाइए जिससे सभी भारतीय, सभी दल जो हैं उस संविधान को लेकर एग्री करते हो। अब जब चैलेंज दिया गया, ठीक है, तब कांग्रेस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चुनौती स्वीकार की है। किसने की है? कांग्रेस ने की है, और कांग्रेस ने एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सम्मेलन जहां पर देश की सभी दलों को इनवाइट किया जाए अपने विचार रखने के लिए। वर्तमान समय में भी ये सम्मेलन होता है, सर्वदलीय सम्मेलन आज भी होता है। ठीक है, और उस समय भी यह आयोजित किया गया है। क्यों आयोजित किया गया है? संविधान की, जो भारत का संविधान बनेगा, जो भारतीयों के द्वारा बनेगा, उसकी रूपरेखा कैसे होगी, इसके लिए सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया है।
कुल 2 सम्मेलन, कुल 2 सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। और सेकंड सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू जी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ में 8 मेंबर दिए गए। ठीक है, एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। साथ ही मोतीलाल नेहरू जी को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और बोला गया कि ये समिति जो है, ये जो समिति है वो अब भारत का संविधान है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, उसकी ढांचा तैयार करेंगे, ऐसा कहा गया है इस सर्वदलीय सम्मेलन में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी को एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उस कमेटी में कुल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। और बोला गया कि ये मोतीलाल नेहरू जी और उनके जो मेंबर्स हैं, उस कमेटी के मेंबर हैं, वो अब संविधान का जो ढांचा है वो तैयार करेंगे, ऐसा बोला गया। तब इस समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कुछ प्रावधान, अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रावधान दिए हैं कि इस प्रकार से भारत का संविधान लिखा जाएगा या फिर इस प्रकार से भारत का संविधान होगा। देखते हैं उस बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ नागरिक अधिकार और वयस्क मताधिकारों का भी उल्लेख इन्होंने अपने संविधान में किया था। पहला क्या है? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। समस्त मानव अधिकार, नागरिक अधिकारों के बारे में और वयस्क मताधिकार के बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया था, प्रावधान किया था। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देशी रियासतों के विशेष अधिकार की रक्षा करना। ठीक है, ध्यान देना, इस समय भारत में बहुत सारे क्या है, देशी रियासत हैं और उन सब के अधिकारों की रक्षा करना भी इन्होंने अपने प्रमुख प्रावधानों में से रखा है। क्योंकि उस समय क्या है, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत बराबर हिस्सा, लगभग बराबर का हिस्सा है। और जो रियासत है वो भारतीय संघ में विलय नहीं चाहते हैं। जो देशी रियासत है उनकी कुछ अलग बाउंड्री है, उनकी कुछ अलग अधिकार हैं और वे आसानी से भारतीय संघ में अपना विलय नहीं चाहती हैं। इसी कारण विशेष अधिकार प्रदान करके, उन्हें विशेष अधिकार देके उन सब का विलय भारत में यह चाहती, कांग्रेस चाहती है। इसी कारण क्या बोल रहे हैं, इन्हें विशेष अधिकार दे, लेकिन किसी भी तरीके से भारतीय संघ में इनका विलय होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का मानना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इन्होंने डोमेनियन स्टेट की मांग की है। नेहरू रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेट की मांग की गई है, इसको मार्क कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आया है तो ये पॉइंट आपका होना ही चाहिए, ये पॉइंट आपका होना ही चाहिए। क्या है डोमिनेट स्टेट? मतलब क्या है? औपनिवेशिक राज्य। इन्होंने औपनिवेशिक राज्य की मांग की है। मतलब क्या है, भारत का जो आंतरिक शासन है वो भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत का आंतरिक शासन भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाएगा, लेकिन रक्षा एवं विदेश विभाग ब्रिटेन के पास होंगे। रक्षा एवं विदेश विभाग ब्रिटेन के पास होंगे, जबकि भारत का आंतरिक शासन भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाएगा। ऐसी मांग नेहरू रिपोर्ट में की गई है। उसी को हम लोग क्या बोले हैं? डोमिनियन स्टेट या फिर औपनिवेशिक राज्य की मांग कहे हैं। ठीक है, अब इसी बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद हो गया। ठीक है, जो ब्रिटेन वाले, जो बर्कनहट बोल रहे थे कि आप में यूनिटी नहीं है, वो बात अब सही नहीं साबित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इस डोमिनियन स्टेट की मांग का विरोध हो गया है। ठीक है, जो भारत के युवा नेता हैं, उस समय युवा नेता कौन कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी, उन दोनों ने इस डोमिनियन स्टेट की मांग का विरोध किया और कह रहे हैं क्या कि हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये डोमिनियन स्टेट की मांग क्या है? गलत है, ऐसा बोल रहे हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं। मतलब कांग्रेस के अंदर ही इन सब मांगों को लेकर क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। तब कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उन्होंने इन दोनों को मनाया है, सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी को मनाया है। क्या बोलकर मनाया है कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेट की मांग पूरी नहीं होगी तो फिर अगले ही दिन अपन पूर्ण स्वराज्य की मांग रहेंगे। ऐसा बोलकर उन दोनों को समझाया गया है कि आप दोनों तो चुप हो जाइए प्लीज अभी कुछ देर के लिए। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 तक अगर इस मांग को पूरा नहीं किया गया है तो फिर कांग्रेस का उद्देश्य क्या होगा? पूर्ण स्वराज कांग्रेस का उद्देश्य होगा। यह बात बोलकर उन दोनों को समझाया गया। क्लियर है? देखते हैं अगला पॉइंट। संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, जिसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को दी जाए। ठीक है, संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांत के मध्य किया जाए, लेकिन अवशिष्ट शक्ति केंद्र को मिलनी चाहिए। ऐसा प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा अगला पॉइंट देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया है इस नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है,
हमने देखा क्या, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में सिखों को भी और आंग्ल भारतीयों को भी यह अधिकार दे दिया गया था। मतलब क्या, सांप्रदायिकता का विकास हुआ था और उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध इस नेहरू रिपोर्ट में किया गया है। जब विरोध किया गया, जब पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इस सर्वदलीय सम्मेलन से अपना किनारा काट लिया, मतलब वो अलग हो गए। जब उनका जो अधिकार है, उस समय अधिकार मिल गया था ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार उनको दिया गया था, और जब उनका यह अधिकार छीना गया है, उस बात का विरोध किया गया है, तब इन्होंने इस सर्वदलीय सम्मेलन से बॉयकॉट कर दिया, इससे वो अलग हो गए। मतलब क्या है, जो इनकी बात थी, बर्कनहट की बात थी, वो फिर से सच हो रही है। किसी बात को भी लेकर तो पूरे भारतीय एक साथ कभी भी एग्री नहीं हो सकते हैं, ये बात बर्कनहट ने बोली थी और वह बात अब सच साबित हो रही है, क्योंकि जो मुस्लिम है उन्होंने अब इस सर्वदलीय सम्मेलन से जो अपनी हिस्सेदारी है वापस ले लिया है। इससे ये अलग हो गया, क्योंकि पृथक निर्वाचन को अलग करने की बात की गई है। और इस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में अब मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री मांग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब इससे अलग हो गए हैं, वो सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गए हैं और उन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्री मांग पेश की है इस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में ही। क्लियर है, देखते हैं अगला। इन्होंने एक भारतीय संघ की संकल्पना की है। नेहरू रिपोर्ट में एक भारतीय संघ की संकल्पना की गई है, जिसमें केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, की बात कही गई है। अभी भी केंद्र में क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसकी संकल्पना भी इस नेहरू रिपोर्ट में की गई थी कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। साथ ही साथ प्रांत में उत्तरदायी शासन की भी बात कही गई थी, प्रांत में भी उत्तरदायी शासन की बात भी कही गई थी। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रावधान का, मतलब नेहरू रिपोर्ट का हुआ क्या। पहला हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस विरोध कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी इसका विरोध ही कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। जबकि इन युवा नेताओं का क्या मानना है कि हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए, इसी के उन लोगों ने इस बात का विरोध किया था। अभी हमने देखा क्या कि मुस्लिम लीग ने इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। क्यों? क्योंकि यहां पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया है, और उसके अगेंस्ट में, इस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखे हैं, अलग से उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट में ही जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी है। ध्यान देना, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में सिखों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। मतलब क्या है, अब सिख भी इसका विरोध करेंगे, अब नेहरू रिपोर्ट का विरोध करेंगे, क्योंकि यहां पर उनका भी तो पृथक निर्वाचन प्रणाली है वह भी रद्द करने की मांग की गई। इस कारण सिख भी इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में आ गए हैं, और जब भारतीयों के मध्य एक कॉमन सहमति नहीं बन पाई है, तब यह रिपोर्ट कहा जाएगा स्थगित हो जाएगा। मतलब ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये जो रिपोर्ट है वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो भारतीयों के मध्य क्या हो गया, जो भारतीय दल हैं उनके मध्य अभी भी कोई भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इसलिए यह रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ पाया। और ब्रिटेन की सरकार ने इस रिपोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अंत तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जब रिपोर्ट दे भी दिए हैं, ब्रिटेन सरकार दे दिए हैं, तो भी इन्होंने इसे कंसिडर नहीं किया है और भारतीयों की इन मांगों को स्वीकार नहीं किया, कोई भी मांगों को स्वीकार नहीं किया है अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या, नेहरू रिपोर्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नेहरू का मतलब क्या है, यहां पर मोतीलाल नेहरू जी। कौन है? मोतीलाल नेहरू जी, ना कि जवाहरलाल नेहरू जी। हालांकि उसमें मेंबर रहते हैं, इस समिति में मेंबर जरूर रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। उनके क्या है? पिताजी हैं। क्लियर है? खत्म होता है क्या, नेहरू रिपोर्ट अब खत्म होता है। अब देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। सभी 14 सूत्री मांग, आप 14 जो पॉइंट है वो आपको याद नहीं रखने हैं, केवल कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, केवल कुछ पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगे हैं, उनमें से केवल कुछ को याद रखना। देखते हैं जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में देख लेते हैं अपन। ठीक है,
मार्च 1929 में, मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की है। इस नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रावधान था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। इसी कारण जो मुस्लिम लीग है अब इससे अलग हो गई, इससे तो उनका समझौता है, उससे उन्होंने खुद को पृथक कर लिया, अलग कर लिया है। और इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में 1929 में 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई। इसके द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांग मार्च 1929 में प्रस्तुत की गई है। अब देखते हैं प्रमुख मांगे क्या है। प्रमुख मांगे क्या है? हमने पढ़ा यहां पर क्या, एक संघ की संकल्पना की गई है। नेहरू रिपोर्ट में एक संघ की संकल्पना की गई है जिसमें जो अवशिष्ट शक्ति है, अवशिष्ट शक्ति संघ को यानी कि केंद्र को मिलनी चाहिए। लेकिन उसके अगेंस्ट में जिन्ना क्या बोल रहे हैं कि अवशिष्ट शक्ति जो है, जो अवशिष्ट शक्ति है वह केंद्र की जगह प्रांत को, वह केंद्र की जगह प्रांत को मिलनी चाहिए। अवशिष्ट शक्ति केंद्र की जगह प्रांत को मिलने की बात करे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब क्या बोल रहे हैं? सीधे सीधे बोलना चाह रहे हैं कि जो संघ बनेगा, संघ कमजोर रहे और जो प्रांत है वो ज्यादा मजबूत रहे। संघ के कंपैरिजन में जो प्रांत है वो मजबूत बनाने की बात करेगा मोहम्मद अली जिन्ना। एक कमजोर केंद्र कभी भी अपने राज्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, ये बात क्लियर है। तो इनकी जो संकल्पना, जो बात है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत थी, क्योंकि केंद्र हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा मजबूत होना चाहिए एज कंपेयर टू प्रांत। क्योंकि अगर प्रांत मजबूत रहेगा तो केंद्र की बात सुनेगा क्यों? केंद्र की बात क्यों सुनेगा वो? ठीक है, इसी कारण जो केंद्र की स्थिति है वो प्रांत के कंपैरिजन में कमजोर हो जाती है अगर इनकी रिपोर्ट को माना जाए। एक्चुअल में अगर इनकी रिपोर्ट को माना जाए तो प्रांत ज्यादा मजबूत बन जाएगा और केंद्र कमजोर हो जाएगा, केंद्र कमजोर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली को यथावत रखने का प्रावधान करने की मांग की है। ऐसा बोला है क्या कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को एज इट इज रखा जाए, पृथक निर्वाचन प्रणाली को एज इट इज रखा जाए, ये मुसलमानों का हक है। ऐसा बोल रहे हैं कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। पृथक निर्वाचन प्रणाली को यथावत रखने का उल्लेख इन्होंने किया है। साथ ही साथ केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करने की बात की है। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करने की बात किया। साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में भी मुसलमानों के लिए आरक्षण देने की बात की है। इन्होंने सरकारी सेवा में भी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर दी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कौन सा? कि राज्यों की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक संशोधन ना किया जाए। राज्यों की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाए। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यह बात एक भारत जैसे देश के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है। अभी भी जो संशोधन होता है उसमें कुछ कैटेगरी अलग अलग, और जो संघीय ढांचे हैं अगर उस पर संशोधन करना है, उस पर कुछ अमेंडमेंट लाना है, तब आपको राज्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, वो सही है, लेकिन हर बार के लिए आप राज्यों के पास नहीं जा सकते एक भारत जैसे देश में, क्योंकि यहां पर क्या है, अलग अलग राज्य हैं और कभी भी सब राज्यों को एक साथ सहमत करना असंभव है, किसी भी दल के लिए असंभव है। इसी कारण संघीय ढांचे को छोड़कर अन्य बातों में संशोधन किया जाता है, उसमें राज्यों की सहमति नहीं ली जाती है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं था भारत जैसे देश के लिए। ये इनकी अगली मांग थी क्या कि राज्यों की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक संशोधन ना किया जाए। ये क्या है? जिन्ना की 14 सूत्री मांगों में से जो महत्वपूर्ण 5 है वो मैं यहां पर लिख दिया हूं। ठीक है, सभी 14 को नहीं पढ़ना है, वो आपके काम का भी नहीं है। फिर पाकिस्तान का पीएससी देना चाहे तो पढ़ सकता है। क्लियर है? अपने सीजीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अपने सीजीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल और केवल ये 4 और 5 आप याद रखें। ठीक है, थैंक यू क्लास।